हम लोग आज राष्ट्रीय आंदोलन में कृषक आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन में छोटे जमींदार भी किसानों के साथ भाग लिए? अमूमन ये होता था कि जो कृषक विद्रोह थे या कृषक आंदोलन थे, वो या तो सरकार के विरोध में होते थे या जमींदारों के विरोध में। लेकिन एक ऐसा भी कृषक आंदोलन था जिसमें जो छोटे जमींदार थे, जो बड़े जमींदारों द्वारा प्रताड़ित थे, वो भी कृषकों के साथ उस आंदोलन में भाग लिए। और यह आंदोलन है एक का आंदोलन 1820-21 में 1920-21 में यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद से शुरू हुआ और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसका प्रसार हुआ, जिसमें सीतापुर, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी आदि जिले इस आंदोलन की जद में थे। मदारी पाशी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। इस आंदोलन की एक विशेषता और थी कि ये लोग आंदोलनकारी जो हैं, वो एक गड्ढा खोदते थे और उसमें पानी भरते थे। उसमें जो जल डालते थे उससे गंगा जल मान कर और पवित्र सौगंध खाते थे कि हम लोग कर और लगान नहीं देंगे। ठीक, इन लोगों ने सामाजिक बहिष्कार भी जमींदारों का किया था। तो एक का आंदोलन में छोटे जमींदार भी भाग लिए थे। यह जो तेभागा आंदोलन है, इसमें 1/3 भाग, दरअसल उसमें ये बंगाल में हुआ था और बंगाल में फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उस फ्लाउड कमीशन में ये कहा गया था कि जो बटाईदार है वो आधा भाग मालिक को न दें, बल्कि वो 1/3 भाग उसे दें और 2/3 भाग स्वयं रखें। यानी बटाईदार 2/3 भाग स्वयं रखे और 1/3 भाग मालिक को दे। इसमें यह भी कहा, इन लोगों ने यह भी कहा, इसी फ्लाउड कमीशन की इसी रिपोर्ट से प्रोत्साहित होकर यहाँ के बटाईदारों ने यह आंदोलन शुरू किया था, तेभागा आंदोलन, जिसमें कंपाराम सिंह, भवन सिंह चड्ढा आदि शामिल थे। इन लोगों ने यह भी कहा कि फसल पहले हमारे पास रहेगी, बंटवारे के बाद। पहले ये होता था कि फसल जो है जमींदारों के खलिहान में चली जाती थी, वहीं बंटवारा होता था, लेकिन बटाईदारों ने कहा कि नहीं, फसल हमारे पास ही रहेगी और बंटवारा करके हम 1/3 भाग मालिक को देंगे और 2/3 भाग खुद रखेंगे। दक्कन कृषक विद्रोह जो है, यह 1874 में शुरू हुआ, महाराष्ट्र में शुरू हुआ। महाराष्ट्र का पूना जिला इससे प्रभावित था और इस विद्रोह में, यह विद्रोह जमींदारों के प्रति नहीं था बल्कि साहूकारों के प्रति था। साहूकारों के प्रति था। किसानों का गुस्सा साहूकारों के प्रति था। और इसमें हुआ यूँ कि उस समय महाराष्ट्र में कपास की खेती होती थी, तो अमेरिकी गृह युद्ध के समय कपास का उत्पादन जो है वहाँ से आपूर्ति अमेरिका से कम हो गई, तो भारत से आपूर्ति बढ़ गई, कपास का मूल्य बढ़ा। लेकिन अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के बाद फिर अमेरिका से कपास की आपूर्ति होने लगी, कपास के मूल्य भारत में गिर गए, तो किसान ऐसे परेशान थे, तो वो कर आदि अपना समय से नहीं दे पाते थे, इसलिए उन्हें साहूकारों के पास जाना पड़ता था। साहूकार उन्हें ऋण देता था, कर्ज देता था, और किसान पढ़े लिखे तो थे नहीं, साहूकार अपने हिसाब से अपनी पंजिकाओं में उसे लिख लेता था और तमाम प्रकार से उस कर्ज की राशि को ब्याज लगाकर बढ़ाता रहता था और अंततः वो अदालत में जाकर और जब्ती संबंधी उनके घर, किसानों के खेत के जब्ती संबंधी आदेश प्राप्त कर लेता था। किसान अदालत में भी अपनी पैरवी नहीं कर पाता था, क्योंकि वहाँ भी साहूकार बढ़िया वकीलों को रखकर अपने पक्ष में फैसला करा लेता था। तो ऐसा ही एक मामला आया सिरूर तालुका का। सिरूर तालुका में करडी गांव का एक मारवाड़ी गुजराती साहूकार था। मारवाड़ी गुजराती साहूकार कालूराम था। कालूराम ने क्या किया कि वहाँ के एक छोटे से कृषक, निम्न जातीय कृषक थे, बाबा साहब देशमुख। तो बाबा साहब देशमुख के घर पर उसने अदालत से जब्ती आदेश प्राप्त कर लिया और उनके घर को जब्त करने चला गया।
तभी लोगों का गुस्सा भड़का और लोगों ने साहूकारों के घरों पर हमला करके उनके बही खातों को जलाना शुरू किया और धीरे धीरे ये पूरा पुणे जिले में व्याप्त हो गया। तब सरकार ने चेता और सरकार ने इसके लिए, इसको रोकने के लिए कृषक राहत अधिनियम बनाया। ठीक। दूसरा प्रश्न जो है, अच्छा, तेलंगाना जो विद्रोह है, तेलंगाना विद्रोह, इसमें एक ऑप्शन छूटा है, तेलंगाना विद्रोह। तेलंगाना विद्रोह, यह विद्रोह हुआ था आज का जो उस समय का जो आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश में यह विद्रोह हुआ। इसमें जो कृषक थे, छोटे कृषक थे, ये जमींदारों के प्रति विद्रोह था। इसमें कम्युनिस्टों की मुख्य भूमिका थी, कम्युनिस्टों की इसमें मुख्य भूमिका थी। तो इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया और जमींदारों को समर्थन प्राप्त था जो हैदराबाद के निज़ाम थे। तो हैदराबाद के निज़ाम ने एक सशस्त्र बटालियन भी तैयार किया था जिन्हें रजाकार कहा जाता था। तो रजाकारों से इनका सशस्त्र संघर्ष हुआ। ठीक। अब दूसरा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ नहीं कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ आंदोलन और विद्रोह के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रारंभ के वर्ष दिए गए हैं। तो इसमें पावना विद्रोह जो कि बंगाल में हुआ 1873 में हुआ, ये भी सही है। फैराजी आंदोलन जो कि 1838 में हुआ, ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया आंदोलन था। बाद में इनके पुत्र दादू मीर भी आकर जुड़े और उन्होंने सामाजिक समता का प्रचार किया और उन्होंने कहा कि भूमि भगवान की है, किसी को कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। दादू मियाँ ने कहा। खेड़ा आंदोलन, ये सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह भी सुमेलित है। खेड़ा आंदोलन 1919 में न होकर 1918 में हुआ था। गांधी जी द्वारा जो भारत में पहला सत्याग्रह किया गया वो चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। उसके बाद गांधी जी खेड़ा आए, उसके बाद अहमदाबाद गए। अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में उन्होंने विद्रोह किया, सत्याग्रह किया और फिर उसके बाद वो खेड़ा आ गए और खेड़ा में उन्होंने, यहाँ खेड़ा से कुछ लोगों ने उन्हें आमंत्रित भी किया था, जिसमें मोहनलाल पांड्या, जैसे कि चंपारण में गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, वैसे ही मोहनलाल पांड्या ने खेड़ा में उन्हें आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा जिसका गठन 1936 में हुआ, लखनऊ में हुआ, 1936 में लखनऊ में हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। एन.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव थे। जयप्रकाश नारायण अपने संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण अपनी संपूर्ण क्रांति के लिए जाने जाते हैं और इस संपूर्ण क्रांति में उन्होंने 7 प्रकार की क्रांति की बात कही थी। जयप्रकाश नारायण ने 7 प्रकार की क्रांति की बात कही थी, जिसमें सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, शैक्षिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, आध्यात्मिक क्रांति। तो इन सब क्रांतियों की बात, आध्यात्मिक क्रांति, इन सब क्रांतियों की बात जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति में की गई थी। बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश में जो अवध किसान सभा बनी थी, अवध किसान सभा, उसके ये प्रमुख नेता थे। मूल रूप से ये महाराष्ट्र के थे। बाबा रामचंद्र मूल रूप से महाराष्ट्र के थे। घुमक्कड़ प्रकृति के थे, साधु बन गए थे। कुछ दिन फिजी भी गए थे, वहाँ से लौट कर आए तो उत्तर प्रदेश के गांव में ये घूम रहे थे, अपने पास रामचरितमानस रखते थे, उसी का पाठ करते थे। वो दौर जो था 1920 से 21 का दौर था और उस समय जो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि बन रही थी। उस दौर में ये गांव में घूमते हुए किसानों को संगठित भी कर रहे थे, किसानों की समस्याओं
को लेकर उन्हें संगठित भी कर रहे थे, उनके निदान को लेकर उन्हें संगठित भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश किसान सभा पहले बनी थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा अवध किसान सभा के पहले बनी थी, 1918 में बनी थी। और उसमें उस समय के उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान नेता थे सब थे। लेकिन जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो इस उत्तर प्रदेश किसान सभा में भी फूट पड़ गई। मदन मोहन मालवीय वाला जो ग्रुप था वो अलग हो गया, और जो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, गौरी प्रसाद मिश्र, ये ग्रुप जो है अलग हो गया। और इस ग्रुप ने 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया। ठीक, अब अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ, गांधी जी द्वारा किया गया। गांधी जी का पहला भारत में 1915 में जब गांधी जी आए, 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए, तो उसके बाद पहला आंदोलन गांधी जी द्वारा जो पहला सत्याग्रह भारत में किया गया वो चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह दरअसल लखनऊ में, जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 कांग्रेस का, तो वहाँ राजकुमार शुक्ल चंपारण से आए थे। वो गांधी जी के विषय में सुन चुके थे, तो उन्हें गांधी जी से कुछ उम्मीद थी कि हो सकता है गांधी जी इस मुद्दे पे किसानों का साथ दें और किसानों की समस्या जो है वो हल हो जाए। तो गांधी जी से कह रहे थे किसानों की जो भी समस्या थी। उन्होंने बताया कि 3 कट्ठिया प्रथा की जो समस्या है, 3 कट्ठिया प्रथा यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पर किसानों को नील का उत्पादन करना पड़ता था। नीलहों ने किसानों से ये अनुबंध करा रखा था, उससे अब वो मुक्त नहीं कर रहे थे किसानों को, और विभिन्न मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर ले रहे थे बढ़ाकर। तो ये समस्या किसानों की वहाँ पहले से थी। तो राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से निवेदन किया कि आप आइएगा। अंततः गांधी जी तैयार हो गए, ठीक है चलो आएंगे। ठीक, तो यही गांधी जी, अब गांधी जी कहे ठीक है चलो आएंगे, लेकिन राजकुमार शुक्ल को फिर भी संतोष नहीं हुआ। वो जब चंपारण गए तो वहाँ से उन्होंने गांधी जी को एक पत्र लिखा कि ऐसा है कि आपने वादा किया था चंपारण आने का। तो गांधी जी ने कहा हाँ मैं वादा किया था, याद है, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ और भूपेंद्र नाथ बसु के यहाँ ठहरूंगा, वहीं से मैं आऊँगा, तो आप कहाँ मिलोगे। तो भूपेंद्र नाथ बसु के यहाँ जब कलकत्ता गांधी जी गए, उसके पहले ही राजकुमार शुक्ल वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ से वो बांकीपुर लेके आए। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बांकीपुर आए, और बांकीपुर में पटना बांकीपुर आए। राजकुमार शुक्ल उन्हें राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद थे नहीं। तब मौलाना मजहरुल हक के यहाँ गांधी जी ठहरे, और वहाँ से पटना से गांधी जी चंपारण गए। पहले मोतिहारी गए, फिर बेतिया गए। तो 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी बांकीपुर आए, पटना आए, और वहाँ से फिर 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे। वहाँ से मुजफ्फरपुर गए, वहाँ से फिर चंपारण गए। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा, गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम इसी में सरकारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी ने सरकारी आदेश को मानने से इसी में पहली बार इनकार किया था, क्योंकि जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो तिरहुत प्रमंडल के कमिश्नर ने ये कहा कि ऐसा है कि आप जिला में प्रवेश न करें। उन लोगों को, अंग्रेजों को डर था, नीलहे भी अंग्रेजों पर, अंग्रेजी सरकार पर दबाव बना रहे थे कि गांधी जी यहाँ ना आए। उन लोगों ने यह आरोप लगाया कि इससे यहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें आमंत्रित किया गया, हम अपने हिसाब से जांच करेंगे, हम जिला को नहीं छोड़ेंगे। उन पे अदालत में मामला भी चला, धारा 144 का, लेकिन अंततः सरकार ने उन्हें जिला में किसानों के साथ साक्षात्कार लेने का, अपनी जांच पड़ताल करने का की अनुमति दे दी। तो दूसरा विषय है। तीसरा, गांधी जी को मारने के नीलहों के षड्यंत्र को वक्त खां ने विफल कर दिया था। ये भी सही है। दरअसल गांधी जी की किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी तो रहती नहीं थी। उनका जो अहिंसात्मक सत्याग्रह है उसमें वो अपराधी से तो मुखालफत कोई रखते नहीं थे, अपराधी से घृणा करते नहीं थे, उसके अपराध से घृणा करते थे। तो गांधी जी नीलहों से भी मिलते थे, अंग्रेज अधिकारियों से भी मिलते थे। तो इसी बीच नीलहों ने उन्हें एक भोज पे बुलाया, और वो जानते थे नीलहे कि गांधी जी भोजन के बाद दूध जरूर पीते हैं, तो दूध की भी व्यवस्था की गई। वक्त खां जो है उनके
वक्त खानसामा था मिल्हों का, तो उससे ये जिम्मेदारी दी गई कि ले जाओ गांधी जी को दूध दे दो। वहाँ राजेंद्र प्रसाद भी बैठे थे गांधी जी के साथ। वक्त जानते थे कि दूध में जहर मिलाया गया है, लेकिन वो गांधी जी से कहें कैसे। तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद की तरफ इशारा किया कि दूध न पीने दीजिएगा। राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को दूध नहीं पीने दिया, बाद में ये बातें बताई। तो इस तरह से वक्त खां ने गांधी जी को वहाँ बचा लिया था। गांधी जी सरकारी जांच समिति का हिस्सा नहीं बने थे। अब जब गांधी जी अपने तरफ से जांच कर रहे थे, अपनी टीम के साथ जांच कर रहे थे, तब सरकार ने ये सोचा, हालांकि गांधी जी ने कहा भी था कि सरकार भी जांच करे, हमें जो तथ्य सामने आ रहे हैं हम आपको देंगे ही, आप अपनी तरफ से जांच करा लीजिए। तब सरकार ने भी अपना जांच पड़ताल कराना शुरू किया और इस जांच पड़ताल में एक समिति बनाई गई और उस समिति में गांधी जी को कलकत्ता बुलाया गया। उपराज्यपाल ने कलकत्ता बुलाया और कहा कि एक समिति बनाते हैं, उस समिति का आप भी मेंबर रहिए। हालांकि जब कलकत्ता गांधी जी जा रहे थे तब लोगों को डर था, उनके जो साथ लोग थे चंपारण सत्याग्रह में, कि हो सकता है गांधी जी को वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाए। तो इसके पहले एक पटना में मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा। तो उसमें मजहरूल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, धरणीधर थे। तो इन लोगों ने यह तय किया, गांधी जी के साथ जो प्रमुख लोग थे चंपारण में, उसमें मजहरूल हक थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, शंभू शरण थे, रामनवमी प्रसाद थे, धरणीधर थे। ठीक। तो गांधी जी जांच समिति का हिस्सा बनने को तैयार हो गए और वो जांच समिति में रहे। गांधी जी इस समिति के मेंबर थे। तो यही गलत है, चौथा जो ऑप्शन है। अगला प्रश्न, नील विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? अब नील विद्रोह का प्रारंभ 1859 में नील विद्रोह का प्रारंभ होता है। 1859 में नील विद्रोह का प्रारंभ होता है। 1946 में वही जो तेभागा है। 1879 में दक्कन राहत अधिनियम बना था, दक्कन कृषक राहत अधिनियम, इस 1879 में बना। 1873 में 1874 में दक्कन विद्रोह हुआ और 1873 में पावना विद्रोह हुआ। 1873 में पावना विद्रोह हुआ। 1874 में दक्कन कृषक विद्रोह हुआ था। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना। ठीक। और 1859 में ये जो नील विद्रोह हुआ था 1859 में हुआ था। तो इस प्रकार इन विद्रोहों का जो समय है, जो कार्यकाल है वो ये है। अब अगला प्रश्न, सर्वप्रथम किसानों ने किस विद्रोह में अपना संघ बनाया था? सर्वप्रथम किसानों ने किस विद्रोह में अपना संघ बनाया था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसानों ने अपना संघ किस विद्रोह में बनाया था। तो किसानों ने अपना संघ बनाया पावना विद्रोह में। पावना विद्रोह जो कि राजशाही राज की जमींदारी थी बंगाल में, और 1873 में ये विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व ईशान चंद्र राय, शंभूपाल, खुदी मल्लाह आदि कर रहे थे। यह विद्रोह जमींदारों के विरोध में था, क्योंकि जमींदारों द्वारा विभिन्न प्रकार से किसानों से गैर कानूनी कर लिए जा रहे थे। किसानों ने इसका विरोध किया। इसके लिए किसानों ने क्या किया कि एक संघ बनाया, कृषक संघ, और उन लोगों ने कानूनी लड़ाई, जमींदारों के विरोध में कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए आपस में चंदा भी लगाया धन के लिए। इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम विद्रोह सिर्फ जमींदारों के विरोध में कर रहे हैं, क्योंकि पावना विद्रोह में कहा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ महारानी की रैयत रहना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ
महारानी की रैयत रहना चाहते हैं। यह बात पावना विद्रोह में ही कही गई थी। ठीक, अगला प्रश्न, किस आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था कि ऐसे संघर्ष हमें स्वराज की ओर एक कदम और आगे ले जाते हैं? गांधी जी ने स्वराज ये कहा था कि इस प्रकार के संघर्ष जो है हमें स्वराज की ओर एक कदम और आगे ले जाते हैं। यह कहा था उन्होंने बारदोली सत्याग्रह के समय 1928। बारदोली सत्याग्रह जो कि वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हो रहा था, तो उसमें किसानों की के जुझारूपन को देखते हुए गांधी जी ने ये बात कही थी। ये बारदोली सत्याग्रह में दरअसल बारदोली में कांग्रेस सरकार ने क्या किया कि 30% राजस्व कर बढ़ा दिया था, भू राजस्व बढ़ा दिया। किसानों ने इसका विरोध किया कि इतना उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई तो इतनी लगान में वृद्धि, कर में वृद्धि कैसे हो जाए। फिर सरकार ने थोड़े दिनों के बाद इस विरोध को देखते हुए इसको घटाकर 21.9% कर दिया। लेकिन अभी भी ये बहुत था। किसान वल्लभ भाई पटेल से मिले, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी जांच पड़ताल की और उन्हें जब ये आश्वस्त हो गए कि ये बहुत कर की दर बहुत है, तो उन्होंने किसानों से यह वादा किया, ठीक है हम आपकी तरफ से आंदोलन करेंगे। गांधी जी यंग इंडिया के माध्यम से इसका समर्थन कर रहे थे। पूरी आंदोलन की योजना, पूरे सत्याग्रह की योजना वल्लभ भाई पटेल द्वारा बनाई गई। दरअसल पटेल आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए खेड़ा में ही प्रशिक्षित हो गए थे। 1918 जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में, उसमें वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था और आंदोलन के लिए प्रशिक्षण उन्हें उसी खेड़ा सत्याग्रह में मिला था। उसका उन्होंने यहाँ प्रयोग किया बारदोली में। किसानों से ये शपथ ली कि आप लोग कुछ भी हो जाए आंदोलन से हटिएगा नहीं, सरकार से कोई समझौता नहीं करिएगा। भले आपकी संपत्ति जब्त हो जाए, आपके पशुओं को जब्त कर लिया जाए, लेकिन आप हटिएगा नहीं। किसान भी इस बात का वादा वल्लभ भाई पटेल से किए। इसके लिए बारदोली सत्याग्रह नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन कराया गया। ठीक, दिन प्रतिदिन की खबरों को उसमें छापा जाता था, आंदोलन संबंधी खबरों को किसानों को प्रेरित किया जाता था। ब्रिटिश सरकार ने भी बड़ा दमन किया किसानों का, उनकी संपत्तियां जब्त की गई, उनके पशुओं को हाथ लगाया गया। यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल की जो माँ थी वो खाना बना रही थी, पुलिस ने उनके खाने के बर्तन आदि को तोड़ दिया, उसमें बालू भर दिया। मीनूबेन पटेल जो वल्लभ भाई की पुत्री थी वो आंदोलन में उनके साथ थी। महिलाओं का एक ग्रुप भी आंदोलन में साथ दे रहा था। तो ये जो आंदोलन है, इसी आंदोलन को देखते हुए बाद में सरकार को एक समिति का गठन करना पड़ा और उस समिति की जांच के आधार पर इस कर की दर को कम कर दिया गया। 6.03% कर दिया गया। जो 21.9 सरकार ने किया था उसको 6.03% कर दिया। इसको सब लोगों ने मान लिया। ठीक, अगला एक आंदोलन की हम लोगों ने बात की ही, खेड़ा आंदोलन की बात हो चुकी है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब बना था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम वही दक्कन कृषक विद्रोह जब हुआ था 1872 में, जो सिरूर तालुका में हुआ। कालूराम ने देशमुख के घर को जो जब्त कराया था, तो साहूकारों के विरोध में किसानों ने यह विद्रोह किया और इस विद्रोह को देखते हुए सरकार ने 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनाया और इसमें साहूकारों से, ये जमींदारों के प्रति विरोध था नहीं, साहूकारों के विरोध में था। साहूकारों से कुछ रियायत किसानों को मिल गई, कुछ रियायत किसानों को मिल गई कि उनकी ऋण न देने के कारण उनकी संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इस प्रकार के प्रावधान इस अधिनियम में किए गए। अगला, बारदोली सत्याग्रह के समय बम्बई का गवर्नर कौन था? देखिए, बारदोली सत्याग्रह 1928 और इस 1928 के समय इरविन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल हैं। ठीक, जो विल्सन है ये बम्बई के गवर्नर हैं, विल्सन बम्बई के गवर्नर हैं। तो बारदोली सत्याग्रह के समय विल्सन बम्बई के गवर्नर थे। जब बारदोली सत्याग्रह अपने चरम पे था तब सरकार को चिंता होने लगी, क्योंकि ये दौर ऐसा था कि
1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई, सविनय अवज्ञा की तैयारी थी। ऐसे माहौल में सरकार नहीं चाहती थी कि इस आंदोलन का विस्तार हो, उसे वो तुरंत रोकना चाहती थी। इरविन ने विल्सन को कहा कि ऐसा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को रफा दफा करो। तब विल्सन ने एक जांच कमेटी बनाई जिसमें ब्रोमफील्ड और मैक्सवेल दोनों लोग थे। उस जांच कमेटी में ब्रोमफील्ड और मैक्सवेल दोनों लोग थे। इनसे मिलकर एक जांच कमेटी बनी, एक जांच समिति बनी। इनसे मिलकर एक जांच समिति बनी। ब्रोमफील्ड ने एक न्यायिक अधिकारी थे और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल थे, और इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, 21.9% दर में कर के दर में वृद्धि उचित नहीं है, ये वृद्धि सिर्फ 6.03% हो। ठीक। निम्न में से कौन भारतीय 1860 में गठित नील आयोग का सदस्य था? 1859 में जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, उस नील विद्रोह जिसका नेतृत्व 1860 में जो नील विद्रोह हुआ था, नील विद्रोह जिसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नदिया जिले से यह आंदोलन शुरू हुआ था। नदिया जिला से यह नील विद्रोह शुरू हुआ था। दीनबंधु मित्र ने इस आंदोलन के संदर्भ में एक नाटक लिखा, नील दर्पण। नील आयोग, जब किसानों ने विद्रोह किया तो सरकार ने एक नील आयोग का गठन किया। 5 सदस्यीय आयोग था जिसमें चंद्रमोहन चटर्जी को आयोग का सदस्य, एक भारतीय सदस्य भी थे, चंद्रमोहन चटर्जी। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक उपन्यास लिखा और जिसमें नील विद्रोह की कहानी थी। दिगंबर विश्वास नील विद्रोह के नेता ही हैं। मधुसूदन दत्ता, इन्होंने नील विद्रोह जो नील दर्पण है इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था मधुसूदन दत्ता ने। ठीक। अब तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ। तेभागा के विषय में हमने देखा ही कि यहाँ बटाईदार कह रहे हैं कि हम आधा हिस्सा मालिक को नहीं देंगे, 1/3 हिस्सा देंगे। ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि फ्लाउड कमीशन जो बंगाल में गठित हुआ था, उसने जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में उसने कहा था कि बटाईदारों को 1/3 हिस्सा ही देना चाहिए, 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। ठीक। तो तेभागा आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। कंपाराम सिंह, भवन सिंह आदि ने इसका नेतृत्व किया था। कंपाराम सिंह, भवन सिंह चड्ढा आदि ने इसका नेतृत्व किया था। बारदौली पत्रिका का संपादन कौन करता था? बारदौली सत्याग्रह के दौरान एक बारदौली सत्याग्रह नाम से पत्रिका भी प्रकाशित कराई गई थी जो दैनिक थी। इसकी 9 से 10,000 प्रतियां बिकती थी और कृषक इसे बांटते थे घूम के, जिसमें दिन प्रतिदिन के आंदोलन की खबर छपती थी। किसानों को प्रेरित किया जाता था। सरकार द्वारा जो जातियाँ की जाती थी उसकी भर्त्सना की जाती थी। और इसका संपादन किया जुगत राव दवे ने इसका संपादन किया। वल्लभ भाई पटेल तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व ही कर रहे थे। गांधी जी ने यंग इंडिया के माध्यम से बारदौली सत्याग्रह का समर्थन किया। जब आंदोलन अपने चरम पे था, ऐसा लग रहा था कि वल्लभ भाई पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तब गांधी जी स्वयं बारदौली गए कि अगर वल्लभ भाई को गिरफ्तार किया जाता है तो मैं नेतृत्व करूंगा। बारदौली में पहले से ही जो अहिंसात्मक जो आंदोलनकारी थे उनकी एक पूरी टीम पहले से ही कार्य कर रही थी। मेहता बंधुओं, जिसमें कुंवर जी मेहता है, तो ये लोग पहले से ही काली पराज लोगों में, जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें काली पराज कहा जाता था। गांधी जी ने उन्हें रानी पराज नाम दिया। तो उनके बीच ये शुरू से ही ये काम कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी असहयोग आंदोलन के दौरान बारदौली ही गए थे। वहाँ से वो सविनय अवज्ञा शुरू करना चाहते थे, लेकिन बीच में चौरी चौरा की घटना हो गई जिससे वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू हो पाया।
तो इस तरह से बारदोली पहले से ही गांधीवादी अहिंसात्मक जो आंदोलन था उसका केंद्र बना हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को कहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल के विषय में आप जानते ही हैं, खेड़ा से उन्हें आंदोलन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में बारदोली का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया और यहाँ महिलाओं की एक पूरी टीम थी जो उनके साथ कार्य कर रही थी, जिसमें उनकी बेटी मणिबेन पटेल भी थी, बिट्ठूबेन पेटिट थी, भक्तिबा थी। तो ये लोग मिलके यहाँ महिलाएं भी इस आंदोलन में शरीक हो रही थी और बारदोली की महिलाओं ने जो वल्लभ भाई पटेल हैं, वल्लभ भाई पटेल के जो साहस और वीरता है, उस साहस और वीरता के आधार पर उन्हें सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने।